हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। कानून को पढ़ने का कुछ अलग मजा है। रोज नए नए जजमेंट आते हैं, नए नए कानून बनते हैं। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस हर जजमेंट की या हर लेजिस्लेटिव प्रपोजल की हमेशा करता रहता है। संसद में लोकसभा के लिए एक नया बिल सर्कुलेट हुआ है, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024, जो या तो आज लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा या शायद कल इंट्रोड्यूस होगा। टीवी चैनल्स लगातार मुझको फोन कर रहे हैं कि मेरा उस पर क्या रिएक्शन है। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज के दर्शक मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि इस बिल पर आपका क्या कहना है। मैं समझता हूं कि इससे पहले कि मैं किसी मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल पर अपना कोई एनालिसिस पेश करूं, लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज के दर्शकों का यह हक है कि सबसे पहले उनको पता चले कि इस बिल में क्या है। आइए पहले बात करें इस बिल में क्या क्या अच्छी चीजें हैं, पॉजिटिव क्या क्या हैं, और फिर बात करेंगे कि क्या क्या चीजें इसमें निगेटिव हैं। एक बैलेंस एनालिसिस के लिए अच्छाई और बुराई को रुथलेस ऑब्जेक्टिविटी से देखना चाहिए। प्रिजुडिस्ड, बायस्ड, इमोशनल, नी जर्क रिएक्शन पॉलिटिशियन दे सकते हैं, एक्टिविस्ट दे सकते हैं, एकेडमिशियंस को नहीं देना चाहिए। मुझे लगता है कि हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जहां नाम बदलना फैशन हो गया है। अभी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी औरंगाबाद के बदले हुए नेम के फैसले को अपहोल्ड किया। शहरों के नाम बदलते बदलते अब हम लीगल कंसेप्ट्स के भी नाम बदलने तक पहुंच गए हैं। इसलिए वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 में वक्फ का नाम बदल दिया गया और प्रपोजल है कि इसको अब कहा जाए यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, इफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। बहरहाल एक और अच्छा इसमें पॉजिटिव प्रपोजल यह है कि आगा खानी और बोहराज के भी वक्फ जो हैं वो माने जाएंगे। मेरे हिसाब से ये लोग क्योंकि शिया हैं और शिया लॉ ऑफ वक्फ भी पूरी तरह डेवलप्ड है और बहुत अच्छा लॉ है, तो अलग अलग सेक्ट के लिए रिकॉग्निशन अप कर दिया जाए, लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है। मेरे हिसाब से वो शायद पहले भी कवर्ड थे। प्रपोजल है कि एक पोर्टल और डेटाबेस होगा वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम का। कई राज्यों में जो वक्फ बोर्ड है, तकरीबन 32 वक्फ बोर्ड है देश में, उन्होंने कुछ डिजिटाइजेशन किया है। अब अगर कोई एक पोर्टल बनाया जा सकता है तो मुझे लगता है कि इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। वेलफेयर तो एक जेनरिक वर्ड है, एक जनरल वर्ड है, उसमें हर चीज शामिल है। लेकिन प्रपोजल है कि वेलफेयर के आगे मेंटेनेंस ऑफ विडोज, डिवोर्स विमेन एंड ऑर्फन, यतीमों को भी ऐड कर दिया जाए। कर दीजिए, कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो 1986 के लॉ में डिवोर्स विमेन के मेंटेनेंस का प्रावधान था, वो तो डैनियल लतीफी में खत्म हुआ, फिर अभी और सुप्रीम कोर्ट का वही जजमेंट उसी को रिट्रिएट करावा आया। बहरहाल इससे किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता है। फिर सेक्शन 3A में कहा गया
कि कोई भी आदमी वक्फ क्रिएट नहीं कर सकता अगर वो उसका लॉफुल ओनर ना हो उस प्रॉपर्टी का। बहुत अच्छी बात है, ये पहले भी थी, अब भी है। 1400 साल से इस्लामिक लॉ का यही उसूल है। अगर आप ओनर नहीं हैं किसी प्रॉपर्टी के तो आप वक्फ क्रिएट नहीं कर सकते। लेकिन याद रखें, नॉन मुस्लिम भी वक्फ कर सकते हैं। शर्त यह होगी कि रिलीजियस, पायस या चैरिटेबल पर्पस हिंदू लॉ के तहत भी लॉफुल हो और मुस्लिम लॉ के तहत भी लॉफुल हो। फिर वक्फ अलल औलाद, मैं पहले वीडियो में भी कह चुका हूं कि एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट रहा है, उसको समाप्त नहीं किया गया है। उसमें यह कहा गया है कि अगर इससे इनहेरिटेंस राइट, विरासत के राइट वारिसों के और औरतों के खत्म हो रहे हैं तो इसकी इजाजत नहीं होगी। अभी जब मैं नेगेटिव्स पे आऊंगा तो इस पे बात करूंगा, लेकिन ऐसा लगता है कि औरतों को इनहेरिटेंस में राइट देने की सरकार की अच्छी पॉजिटिव मंशा है। प्रश्न यह है कि क्या हिंदू सक्सेशन एक्ट में, जहां एक हिंदू को अपनी अनलिमिटेड पावर है वसीयत करने की, जिससे वो सारी प्रॉपर्टी बेटों को दे सकता है और बेटियों को कुछ भी ना दे, और वही प्रावधान उत्तराखंड की यूनिफॉर्म सिविल कोड में भी आ गया, क्या हम उसमें भी ये बदलाव करने जा रहे हैं कि किसी हिंदू को अपनी बेटी को वसीयत से, प्रॉपर्टी से डिप्राइव करने का अब हक नहीं होगा? अगर ऐसा है तो स्वागत योग्य है। फिर कहा कि साहब जितने भी वक्फ हैं वो सब रजिस्टर हों पोर्टल पर 6 महीने के अंदर अंदर। अच्छी बात है, लेकिन 6 महीने बहुत कम है। इस समय को बढ़ाया जाना चाहिए। मेरे हिसाब से इसको कम से कम 4 या 5 साल करना होगा। अभी हमने कह दिया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो बनाई कि हम 5 साल के अंदर सारे पुलिस स्टेशंस में फॉरेंसिक फैसिलिटी देंगे। बहुत मुश्किल हो रहा है राज्यों को, तो हमें सीमा ऐसी बनानी चाहिए जो रियलिस्टिक हो। अभी तक वक्फ का जो लॉ संसद ने पारित किया था 1995 का, जिसमें यह संशोधन किया जा रहा है, सर्वे कमिश्नर होते थे जो वक्फ प्रॉपर्टी की इंक्वायरी करते थे, सर्वे करते थे, फिर वक्फ बोर्ड को रिपोर्ट देते थे, फिर राज्य सरकार के पास वो जाती थी और राज्य सरकार कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ में इंक्लूडेड है उसको राज्य के गजेट में पब्लिश करते थे। यानी राज्य सरकार का पहले भी बहुत बड़ा रोल था। वक्फ के सर्वे कमिश्नर राज्य सरकार ही नियुक्त करती थी। अब यह कहा जा रहा है सर्वे कमिश्नर नहीं होगा, कलेक्टर साहब होंगे। और कई और प्रावधान है जहां कलेक्टर्स को पावर दे दी गई है। सर्वे कमिश्नर भी राज्य का नियुक्त था, कलेक्टर भी राज्य का नियुक्त है। ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं आगे बताऊंगा आपको जब निगेटिव वाला मामला होगा कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल फंक्शंस के डिस्टिंक्शन को कैसे देखना चाहिए। प्रावधान था 1995 के लॉ में कि ट्रिब्यूनल के डिसीजन फाइनल होंगे, लेकिन हाई कोर्ट रिकॉर्ड मंगा सकती है, बोर्ड भी जा सकता है, हाई कोर्ट सो मोटो रिकॉर्ड मंगा सकती है, कोई एग्रीव पर्सन भी जा सकता है। अब इस नए बिल में बार बार कहा गया है कि ट्रिब्यूनल का डिसीजन फाइनल नहीं होगा। अच्छी बात है, लेकिन क्या हम ये कानून देश के सारे ट्रिब्यूनल्स पर अब लगाने जा रहे हैं? लॉ बनाते समय याद रखना चाहिए कि एक कंसिस्टेंट अप्रोच सारे लॉस की हो।
उत्तराखंड की यूनिफॉर्म सिविल कोड को राष्ट्रपति जी ने अपनी एसेंट दे दी, लेकिन वो लॉ संसद द्वारा पारित कई लॉ से कंट्राडिक्ट कर रहा है। ऐसा ना हो कि जो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 है वो ट्रिब्यूनल के मुद्दे पर जो और ट्रिब्यूनल्स के लॉ हैं उनसे कंट्राडिक्ट कर रहा हो। लिमिटेशन पीरियड 2 साल होगा, 2 साल के बाद भी ट्रिब्यूनल सुन सकता है। सवाल वही रहेगा कि क्या लिमिटेशन लॉ के सिलसिले में हम एक पॉलिसी चेंज कर रहे हैं और हम सारे ट्रिब्यूनल्स के बारे में अब लिमिटेशन को अलग तरह से देखेंगे। सेंट्रल वक्फ काउंसिल केंद्र सरकार बनाती है 1995 के लॉ में भी। मुझको कोई भी परिवर्तन उसमें नहीं समझ में आया। जो लोग पहले उसके मेंबर बन सकते थे वो अब भी मेंबर बनेंगे। उसमें कहीं यह नहीं लिखा था कि कोई औरत मेंबर नहीं हो सकती। आप औरत को आज भी बिना इस बिल के अमेंडमेंट के मेंबर बना सकते हैं, लेकिन अब प्रावधान खास तौर से कर दिया गया कि 2 औरतें होंगी। मैं समझता हूं यह स्वागत योग्य कदम है, इसका वेलकम किया जाना चाहिए। यह भी कहा कि 2 नॉन मुस्लिम्स होंगे। आज के एग्जिस्टिंग 95 के लॉ में भी यह प्रोहिबिटेड नहीं है कि नॉन मुस्लिम सेंट्रल वक्फ काउंसिल के मेंबर बने। इसलिए इतना बड़ा चेंज ये नहीं है जितना इसको कहा जा रहा है और समझा जा रहा है। आज भी नॉन मुस्लिम्स मेंबर हो सकते थे। वक्फ का लॉ ये है इस्लामिक लॉ के हिसाब से कि मुतवल्ली भी नॉन मुस्लिम हो सकते हैं। इसलिए अगर सेंट्रल वक्फ काउंसिल में या स्टेट के वक्फ बोर्ड में औरतें आ जाएं और नॉन मुस्लिम्स आ जाएं, उनका स्वागत होना चाहिए। फिर वक्फ बोर्ड के सिलसिले में भी मैंने आपको बताया, ये बात कही गई कि साहब 2 औरतें होंगी और 2 नॉन मुस्लिम होंगे और साहब सुन्नी होगा और ओबीसी होगा और बोहरा होगा और आगा खानी होगा। ठीक है, अगर एक वाइडर रिप्रेजेंटेशन दिया जाए तो कोई बात नहीं है। प्रश्न वही रहेगा, जो हिंदू टेंपल्स हैं उनमें खास तौर से ये शर्त लिखी हुई है। जो हिंदू टेंपल्स हैं उनमें खास तौर से ये शर्त लिखी हुई है कि केवल हिंदू ही उन टेंपल बोर्ड्स का मेंबर बनेगा। और हिंदू की परिभाषा आर्टिकल 25 की संविधान की नहीं होगी, जिसमें सिख, जैन और बुद्धिस्ट शामिल हैं, बल्कि वो सिर्फ हिंदू होगा। उसकी परिभाषा जो है वो संविधान वाली नहीं होगी। एक सिख और एक बौद्ध और एक जैन हिंदू टेंपल के बोर्ड में मेंबर नहीं बन सकता। और आइए पॉजिटिव्स पे। कहा जा रहा है कि साहब जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, यह एक बहुत बड़ा चेंज है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि यह चेंज कैसे बड़ा है, क्योंकि सेक्शन 23 में ऑलरेडी इसका प्रावधान है कि वक्फ बोर्ड जो है वो 2 लोगों के पैनल जो मुस्लिम ऑफिसर्स होंगे सरकार को देगा और सरकार उसमें से किसी एक को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाएगी। वो डिप्टी सेक्रेटरी लेवल का होगा। ये आज का लॉ है। जो बिल में अमेंडमेंट का प्रावधान है वो स्वागत योग्य है, क्योंकि कहा जा रहा है कि वो ऑफिसर ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का हो। मैं समझता हूं कि ये एक अच्छा प्रावधान है। फिर एक पॉजिटिव चीज मुझे यह भी लगी कि यह लिखा है कि साहब लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर जब म्यूटेशन करेगा, नाम बदलेगा प्रॉपर्टी का कि ये इस प्रॉपर्टी को ये बनाया जा रहा है, तो वो एक नोटिस देगा 90 दिन का, अखबार में छापा जाएगा, 2 अखबारों में, एक रीजनल लैंग्वेज में होगा। जो लोग इफेक्टेड हैं उनको अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग मिलेगी। ये सब अच्छी बात है।
ऑडिटर के बारे में ऑलरेडी प्रावधान था, राज्य सरकार और केंद्र को शक्तियां पहले भी दी हुई थी। अब कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार सीएजी से भी ऑडिट करा सकती, वो पहले भी करा सकती थी, अब भी करा सकती है, स्वागत योग्य कदम है। वक्फ में करप्शन की बात होती रही है, सरकार में भी करप्शन होता रहा है। सीएजी की रिपोर्ट्स आप पढ़ेंगे तो अक्सर आप पाएंगे जो सरकार के मेन स्ट्रीम डिपार्टमेंट्स और पॉलिसीज हैं, उनके करप्शन के सिलसिले में सरकार को भी सीएजी जो है इंडिक्ट करता रहा है। सरकारें सीएजी की रिपोर्ट्स पर गिरती भी रही। फिर मुतवल्ली के सिलसिले में सेक्शन 50A ने यह प्रपोज किया है कि साहब वो 21 साल से कम का ना हो, अनसाउंड माइंड का ना हो, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट ना हो, उसको 2 साल की सजा ना हुई हो, उसने वक्फ लैंड पर कब्जा ना किया हो, इंक्रोचर ना रहा हो, उसे एज मुतवल्ली रिमूव ना किया गया हो। ये सब मेरे ख्याल से स्वागत योग्य चीजें हैं। ऐसे मुतवल्ली बनने चाहिए जो ऑनेस्ट हों, अपराइट हों, ये सब अच्छी बात है। अब आइए इस बिल में जो कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर विवाद हो सकता है, कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर वाइडर पब्लिक कंसल्टेशन होना चाहिए। वक्फ अलल औलाद, इस पर पहले भी डिबेट होती रही है। वक्फ के मामले में समझ लें सबसे पहले कि 3 तरह के वक्फ हो सकते हैं। पब्लिक वक्फ, डेडिकेटेड टू पब्लिक, ब्रिजेस बनाने हैं, कुएं खोदने हैं, सड़कें बनानी हैं, जायज है, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा बात है। क्वाज़ाई पब्लिक, यानी पार्टली वो प्राइवेट बेनिफिट के लिए है, पार्टली पब्लिक के बेनिफिट के लिए है। आपने कहा कि साहब इस ग्रुप ऑफ पर्संस को इससे फायदा पहुंचे और इतना हिस्सा जो है वो पब्लिक चैरिटी में जाए, ये जायज है, बहुत अच्छी बात है। फिर प्राइवेट वक्फ, आप जब अपनी फैमिली के लिए, अपने बेटों और बेटियों और पोते और पोतियों और परपोते और परपोतियों के लिए अगर कोई वक्फ करते हैं, उसे वक्फ अलल औलाद कहते हैं। याद रखें कि जैसे ही वक्फ होता है, जो वक्फ कर रहा है उसके सारे अधिकार एक्सटिंग्विश हो जाते हैं, प्रॉपर्टी गॉड में इन्वेस्ट हो जाती है। परपिचुटी यानी हमेशा रहेगा वक्फ, वक्फ का फर्स्ट प्रिंसिपल है। प्रॉपर्टी इनएलिनिएबल हो जाएगी, ये वक्फ की एक बुराई भी मानी जाती है कि वो प्रॉपर्टी जो है उसको अब बेचा नहीं जा सकता। लेकिन जब लाइन ऑफ सक्सेशन खत्म हो जाएगी, आपने कहा मेरे बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, उसके बाद कोई बच्चा ही नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी चली जाएगी पूरी की पूरी चैरिटी में। अब प्रश्न उठता है कि अगर कोई वक्फ सिर्फ फैमिली के लिए है, तो बिकानी मियां के केस में 1896 में जस्टिस अमीर अली ने कहा कि एक्सक्लूसिवली फैमिली के लिए भी वक्फ है तो वैलिड है। प्रीवी काउंसिल ने कहा यह वक्फ नहीं है, बल्कि प्रीवी काउंसिल ने जो फैसला दिया अबुल फतह मोहम्मद इसहाक 1894 का, कि ये जो बाद में चैरिटी और गिफ्ट के लिए प्रॉपर्टी जा रही है अपने फैमिली मेंबर्स, पोते और पोतियां और नवासे और नवासियों के बाद, वो इल्यूजनरी है, बहुत कम है, इसलिए ये वक्फ नहीं माना जाएगा। हंगामा हुआ, ब्रिटिश सरकार को एक लॉ लाना पड़ा, मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913, जिसने कहा कि अगर कोई वक्फ सब्सटेंशियली फैमिली के लिए है और पार्शियली चैरिटी के लिए है तो वो वैलिड है।
फिर ऐसे भी वक्फ होते हैं, औकाफ होते हैं जो इंसानियत के लिए हैं, जो मुसलमानों के लिए नहीं है। जैन यार जंग का केस है, 1963 का सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेनिफिशियरी मुस्लिम होना चाहिए। 1964 में अमेंडमेंट हुआ वक्फ एक्ट में और कहा कि वक्फ का ऑब्जेक्ट बेनिफिट ऑफ फैमिली भी हो सकता है, पायस और चैरिटेबल भी हो सकता है, रिलीजियस भी हो सकता है, एंड एनी ऑब्जेक्ट ऑफ पब्लिक यूटिलिटी। लंगर का प्रावधान है, कोई भी आए लंगर खाए। अस्पताल है, डायलिसिस का प्रावधान है, किसी की भी डायलिसिस होगी। गरीब बच्चियों की शादी में पैसा देने का प्रावधान है, हिंदू की हो, मुसलमान की हो, सबके लिए हो सकती है। सर्दियों में गरीबों को कंबल बांटे जाए, ये वो वक्फ हैं जो ह्यूमैनिटी के बेनिफिट के लिए हैं। हम वक्फ लॉ को समझना ही नहीं चाहते, हम एक भ्रम क्रिएट करना चाहते हैं। अब अगर वक्फ अलल औलाद में जो मैंने आपको बता दिया कि वो सब्सटेंशियली फैमिली के लिए होगा और पार्शली चैरिटी के लिए हो सकता है, उसमें हम ये प्रोविजन कर रहे हैं कि अगर औरतों को और एयर्स को एक्सक्लूड करने के लिए है तो उसकी इजाजत नहीं होगी। तो सवाल वही उठता है जो हिंदू सक्सेशन एक्ट में और उत्तराखंड यूसीसी में टेस्टामेंट्री पावर एक हिंदू को दी हुई है कि वो अपनी वसीयत से अपनी प्रॉपर्टी जिसको चाहे दे दे, सब बेटी को दे दे या सब बेटों को दे दे या सब पोते को दे दे या सब नवासी को दे दे, क्या उसमें भी हम परिवर्तन करेंगे? और अगर हम उसमें परिवर्तन नहीं कर रहे तो फिर एक देश और एक विधान के प्रिंसिपल को कहीं पर हम अंडरमाइन कर रहे होंगे। ट्रिब्यूनल्स में उनकी पावर्स और शक्तियां जितनी कम की गई हैं वो कुछ निगेटिव लगता है। ट्रिब्यूनल्स क्वाज़ी जुडिशियल बॉडीज हैं, देश में 70 से ज्यादा ट्रिब्यूनल्स हैं। यकीनन जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान होना चाहिए, उसको कर दिया गया, वो कोई बात नहीं है। लेकिन ट्रिब्यूनल जो है उसको हम ये अधिकार ना दें कि वो एक जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उसके ऑर्डर को स्टे करे। ये बात डाइजेस्ट नहीं होती। एग्जीक्यूटिव नीचे आएगी, क्वाजी जुडिशियल बॉडी उसके ऊपर आएगी, जुडिशियल बॉडी उसके ऊपर आएगी। ट्रिब्यूनल में कौन मेंबर्स हैं? सरकार के नॉमिनेटेड मेंबर्स। सरकार को अपने नॉमिनेटेड मेंबर्स में विश्वास नहीं, यह बात समझ से परे है। मैं पहले आपको बता चुका हूं कि यह कहना कि औरतों का प्रावधान कर दिया, वो पहले भी था, इंप्लाइड था, अब एक्सप्रेस कर दिया, अच्छी बात है, इसका विरोध नहीं होना चाहिए। नॉन मुस्लिम्स का प्रावधान कर दिया, मुतवल्ली तक जब नॉन मुस्लिम हो सकता है तो इसका भी स्वागत होना चाहिए, विरोध नहीं होना चाहिए। मैं इसे नेगेटिव नहीं मानता। लेकिन वही प्रश्न, हिंदू टेंपल बोर्ड्स में हम क्या करने वाले हैं? क्या नॉन हिंदूज को वहां हम मेंबर बनाने जा रहे हैं? इस पूरे बिल को देख के एक एकेडमिशियन की हैसियत से मुझे यह लगता है कि कलेक्टर को हम कुछ ज्यादा पावर्स दे रहे हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में यह ऑलरेडी एक टॉपिक है कि क्या हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड हैं, हमने उन्हें इतना काम दे रखा है। अब पूरा का पूरा हम वक्फ का काम भी कलेक्टर को दे दें, यह कलेक्टर के साथ कहीं ज्यादती तो नहीं हो जाए कि उसका वर्क बहुत बढ़ जाए? और इतना वर्क जब बढ़ जाएगा
तो जाहिर है कि इफिशिएंसी कम हो जाएगी। और हम इसमें वक्फ की डेफिनेशन में इफिशिएंसी ले आए हैं, इसलिए जो मकसद है इफिशिएंसी, वो कलेक्टर को इतनी ज्यादा शक्तियां दे देने से कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं होता। कलेक्टर को ऑलमोस्ट हम राजा ना बना दें। ये तो पुराने अंग्रेजों के जमाने की बात थी कि कलेक्टर के पास जुडिशियल पावर्स भी थी। हमने तो बाद में वो चेंज किया, जुडिशियल पावर जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स को दी। एक और प्रावधान ऐसा है जिसको मैं समझता हूं कि वो बिल्कुल नेगेटिव फीचर है इस बिल का, जहां हमने कह दिया कि नो सूट, अपील or other proceeding for the enforcement of any right on behalf of a waqf which have not been registered shall be instituted, commenced, heard, tried or decided by any court after 6 months of the commencement of 2024 Waqf Amendment Act। याद आ गई मुझे, क्योंकि हमने 4 वर्ड्स लिए, इंस्टीट्यूटेड, कमेंस्ड, हर्ड एंड ट्राइड। ऐसा ही इंदिरा गांधी ने किया था जब इलाहाबाद से उनका इलेक्शन निरस्त हुआ था, 39th अमेंडमेंट लाए थी। इसी तरह के शब्द थे उसमें। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको निरस्त किया, क्योंकि हम जुडिशियल रिव्यू को एक्सक्लूड कर रहे हैं। ट्रिब्यूनल की पावर्स को हम कम करा और हमने कहा कि यहां पर जुडिशियल इंटरवेंशन और अपील का प्रावधान किया जाए। क्या हम कंफ्यूज हैं बिल बनाने में? एक तरफ हम जुडिशरी को ला रहे हैं और दूसरी तरफ जुडिशरी को हटा रहे हैं। कहां पर हटा रहे हैं? जहां पर कोई सूट है ऑन बिहाफ ऑफ अ वक्फ, अगर वक्फ को प्रोटेक्ट करना उद्देश्य है तो फिर यह प्रावधान नहीं रह सकता। और जितना हमने लिमिटेड टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए दिया है 6 मंथ्स, उसमें वो काम नहीं हो सकता। और अगर रजिस्टर नहीं होगा तो फिर वक्फ के बिहाफ पे कोई केस ना किया जा सके। अजीब बात है। आज ही भारत की सुप्रीम कोर्ट ने डिलिमिटेशन पर बरदौली गुजरात का मामला, इसको शेड्यूल कास्ट कॉन्स्टिट्यूंसी घोषित कर दिया गया। आर्टिकल है संविधान का 329 जो किसी कोर्ट को ज्यूरिसडिक्शन नहीं देता डिलिमिटेशन कमिश्नर के फैसले के विरुद्ध। संवैधानिक प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। अगर डिलिमिटेशन कमिश्नर का फैसला मैनिफेस्टली आर्बिट्रेरी है तो कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की पावर रहेगी। मैं समझता हूं कि यह प्रावधान इस बिल में नहीं रहना चाहिए। अगर सारी कहानी और यह बिल वक्फ को वाकई में बचाने के लिए है, जैसा कि कहा जा रहा है स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजंस में, जैसा कि आ रहा है मीडिया में, तो फिर जो वक्फ की प्रॉपर्टी में गड़बड़ करे उसकी सजा बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए? सेक्शन 52A में कैद बामुशक्कत थी, रिगरस इंप्रिजनमेंट था। उसमें से शब्द रिगरस हटा देने का मतलब यह है कि वक्फ की प्रॉपर्टी के मामलात में सजा हल्की होगी, ज्यादा नहीं होगी। इसी तरह यह कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल था, उस प्रावधान को भी हटा दिया गया। कोई कोर्ट मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से नीचे की सुन नहीं सकती थी, उसको भी हटा दिया गया। फाइन को 10,000 से 20,000 किया गया। मैं समझता हूं कि इस पर पुनर्विचार होना चाहिए।
वक्फ को अगर बचाना है तो वक्फ बोर्ड की फाइनेंशियल वायबिलिटी होनी चाहिए। 1995 के लॉ में अगर 5,000 से ज्यादा इनकम है वक्फ की तो वो 7% तक, मैक्सिमम है 7%, वक्फ बोर्ड को देगा। तब तो वक्फ बोर्ड की फंक्शनिंग इंप्रूव होगी। हमने इस 7% मैक्सिमम को घटाकर 5% का प्रावधान प्रपोज किया है। वो उस ऑब्जेक्ट से कि हम अच्छा मैनेजमेंट वक्फ का करने जा रहे हैं, इफिशिएंसी इंप्रूव करने जा रहे हैं, कंट्राडिक्ट कर रहा है। लिमिटेशन लॉ अप्लाई करेगा। हम तय कर लें कि क्या हम हर मामलात में अब लिमिटेशन लॉ अप्लाई करने जा रहे हैं। वक्फ एक्ट के मामलात में इवैक्यूई प्रॉपर्टी के सिलसिले में कहा गया था कि वक्फ एक्ट अप्लाई करेगा। इस प्रावधान को भी सेक्शन 108 को हटा दिया और सेक्शन 108A जो ओवरराइडिंग इफेक्ट देता था वक्फ एक्ट को, जो कि आमतौर से दिया जाता है, उसको भी हटाने का प्रपोजल है। यह कंट्राडिक्ट कर रहा है वो ऑब्जेक्ट जो हमें बताया जा रहा है कि हम वक्फ को इंप्रूव करना चाहते हैं। वक्फ में करप्शन खत्म हो, वक्फ में इफिशिएंसी आए। ये लॉफुल ऑब्जेक्ट है सरकार के लिए कि इस पर वो कोई कानून बनाए। लेकिन याद रखें कि पब्लिक लॉ से प्राइवेट लॉ को कंट्रोल करना लीगल प्रिंसिपल्स के विरुद्ध जाना होगा। जो प्राइवेट लॉ के मैटर्स होंगे, किसी की पर्सनल चॉइस है कि किसी को वो गिफ्ट दे, उससे ये नहीं कहा जा सकता कि तुम एक्स के बजाय वाई को भी गिफ्ट दो। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। हम वक्फ पर एक सीरीज कर रहे हैं, उसमें और वक्फ से रिलेटेड मामलात को मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन क्योंकि अभी ये बिल सर्कुलेट हो गया और बार बार मुझसे लोग इस बिल के सिलसिले में पूछ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज के दर्शकों को इस बिल के बारे में जानकारी दूं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।